वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। इससे पहले हमारी बातें हो चुकी थी कुछ बेसिक फैक्ट में, जैसे वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक साक्ष्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और जो भी थी वो उससे हमारी बातें हो गई थी मौर्य धर्म वगैरह में, मौर्य वंश, मगध वंश में, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता पे हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी आती है संगम काल पे आती है। तो संगम काल में कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जैसे आपकी स्लाइड में ही देखने को आपको मिलेगा। 3 इसमें पॉइंट है। पहला है परिचय, दूसरा है संगम साहित्य, तीसरा है 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन है। 8वीं सदी की हमारी बातें हो रही है। तो संगम काल का बेसिक मतलब होता है, अभी तक आपने उत्तर भारत के बारे में जितनी जानकारी आपने कलेक्ट की है, जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, मौर्य हो गया, मगध हो गया, और फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया। तो जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ें आपने कलेक्ट करके रखा था, सेम उसी चीज़ को आप दक्षिण भारत में ले जाओ। इस स्लाइड में का मतलब ही होता है कि हम कौन सा पक्ष देखेंगे। हम सामाजिक भी देखेंगे, आर्थिक भी देखेंगे, राजनीतिक भी देखेंगे, धार्मिक भी देखेंगे। पूरे फंक्शन को हमको इसमें देखने को मिलेगा संगम काल में। तो संगम काल का बेसिक ये मतलब होता है कि दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति हम देखेंगे। इसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप खुद देखोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपकी स्लाइड में 3 चीज़ें मेंशन मैंने करके रखा है। परिचय है, संगम साहित्य और 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि संगम होता है, संगम का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। संगम का मतलब होता है तमिल कवियों का सम्मेलन होता है, जो राजाओं के संरक्षण में उसे प्रमोट किया जाता है, राजाओं के संरक्षण में उसे आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो संगम का बेसिकली मतलब ही होता है कवियों का सम्मेलन। कवियों का जो सम्मेलन होता है उसे ही संगम काल बोला जाता है। और जिन कवियों का सम्मेलन होता है वो राजाओं के अधीन होते हैं, और वही कवि इतिहासकार भी होते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बता के रखा है कि पिछली स्लाइड में मैंने बता के रखा है कि राजा जैसे रवि कीर्ति हैं तो राजा के अंडर हैं, चाणक्य हैं वो भी राजा के अंदर हैं, चरक हैं वो भी राजा के अंदर हैं, रवि कीर्ति हैं वो भी राजा के हैं। तो कवि का मतलब ही होता है कि राजा के अंडर में रह के राजा के अधीन काम करना और राजा का प्रोत्साहन करना, या प्रोत्साहन मतलब उसकी प्रशंसा करना। इसे एक शब्द में बोला जाता है प्रशस्ति बनने, ठीक लिखना, प्रशस्ति बोला जाता है, वो होता है। तो इसमें सिर्फ आपको ये रखना है कि संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन, और वो कवि उस टाइम के इतिहासकार होते हैं, जैसे सूरदास हैं, रैदास हैं, तुलसीदास हैं। ये अपने वर्तमान के मतलब 18वीं शताब्दी के हैं। उससे पहले जो कवि थे रवि कीर्ति हैं, चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, जो भी हैं, चाणक्य कौटिल्य की हैं, वो भी ऐसे ही इंक्लूड होंगे। तो ये आप बस इतना समझ लो, उस टाइम के जो इतिहासकार हैं वो कवि होते हैं, जो उस टाइम के राजा के बारे में वर्णन करते हैं। तो जैसे आपकी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, परिचय में क्या लिखा हुआ है कि जैसे आपकी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, परिचय में आप देख लो। परिचय में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये है कि लिखा हुआ है दक्षिण भारत, कृष्णा एवं तुंगभद्रा में यह युग लगभग 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक चलता है। तो संगम काल का जो टाइम पीरियड होता है, संगम काल का जो टाइम पीरियड है वो ओवरऑल टाइम पीरियड लिखा है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। और ये संगम काल है कहाँ पे, यानी कि आप पर्टिकुलर राजाओं का जो सम्मेलन होता है कहाँ है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो तुंगभद्रा आप देखोगे पर्टिकुलर दक्षिण है, फिर उसके बाद तुंगभद्रा ऊपर है, फिर उसके बाद कृष्णा है। तो उस एरिया को आप, ये ज्योग्राफी में हमको मिल जाएगा, उस एरिया में जो सम्मेलन होता है उसके टाइम पीरियड को यहाँ पे वर्णन किया गया है। दूसरी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, तमिल कवियों का सम्मेलन जो राजाओं या प्रमुखों के संरक्षण में होती थी। तो कवियों का जो संगम का मतलब आप याद रखो, संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन। कवियों का सम्मेलन का सीधा मतलब होता है उन कवियों का सम्मेलन जो राजाओं के संरक्षण में रह के राजाओं के बारे में अच्छी खासी उनके राजाओं के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी वर्णन मिलता है हमको इतिहासकार के रूप में, वो साक्ष्य हमको देते हैं, वो संगम काल के होते हैं। और संगम काल का मतलब ये होता है कवियों का सम्मेलन, ठीक है। अब संगम काल का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ है, तो टाइम पीरियड 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक होता है। पर्टिकुलर कौन सा एरिया में होता है, तो पर्टिकुलर एरिया अगर आप जियोग्राफी उठा रहे हो तो आपको तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो भी राजा आएंगे, चोल, चेर, पांड्य वगैरह जो भी आएंगे राजा, वो उस पर्टिकुलर एरिया में संगम काल होता है, ठीक है ना। तो पहला टाइम, दूसरा क्षेत्र और तीसरा संगम किसे बोला जाता है। ये 3 चीज़ें आपको इसमें देखने को मिला। चौथी चीज़ है जिसमें इसमें लिखा हुआ है 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन हुआ है।
कौन सी सदी में? 8वीं सदी में तीन संगमों का वर्णन। तीन संगमों का वर्णन मतलब है थे तीन संगमों का जो वर्णन हुआ है वो कौन कौन से स्थान पे हुए थे। संगम का मतलब पहले ही बता दिया था। तीन जो संगम हुए थे, पहले जो संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था। मतलब पहला जो कवियों का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मदुरै में था। इस टाइम पे हमको कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते, क्योंकि होता ही है ना, कवियों का सम्मेलन का मतलब ही होता है अपने द्वारा लिखी गई कविताओं या अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों का प्रमोशन करना या उसे वहाँ पे प्रोवाइड करना या राजाओं को दिखाना। तो उस टाइम पे ऐसी कोई किताब नहीं थी। जो पहला बैठक हुई, जो पहला हुआ था बैठक हुई थी, संगम काल की पहली बैठक हुई थी, उस टाइम पे हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। अगर मैं बोल दूं कि जैसे बौद्ध धर्म की पहली बैठक बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे थी, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे थी, तो वही आप समझ लो कि पहला जो संगम काल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो मदुरै में होते। उस टाइम पे हमको कोई भी एविडेंस, लिखित एविडेंस नहीं मिलता। उसके बाद आपका दूसरा जो संगम होता है, संगम बैठक होती है, संगम काल होता है, तो दूसरा संगम कहाँ पे होता है? वो कपाटपुरम होता है। और कपाटपुरम में होता है और उस टाइम पे एक किताब प्रमोट किया जाता है। जो एक किताब प्रमोट किया जाता है उसको बोला जाता है तुल्कापियम। तुल्कापियम द्वितीय संगम काल में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उस किताब को वहाँ पे रखी जाती है। उस किताब के बारे में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? तुल्कापियम से हमको क्या जानकारी मिलती है? तुल्कापियम में हमको जो भी जानकारी मिलती है, जैसे वहाँ के जो भी रिलीजियस पॉइंट होंगे, तुल्कापियम में जो भी मिलेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। वो तुल्कापियम ग्रंथ हो गया। तो आपको बस इतना रखना है कि सेकंड बैठक में तुल्कापियम क्या हुआ था। सेकंड बैठक कहाँ पे होती? संगम काल की सेकंड बैठक कहाँ पे होती? तो हुई थी आपको संगम काल की जो सेकंड बैठक हुई थी वो आपको कपाटपुरम होती। और उस टाइम पे कौन सी किताब को रिप्रेजेंट किया गया था? तो तुल्कापियम ग्रंथ उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त है तृतीय बैठक कहाँ होती? थर्ड बैठक होती या थर्ड संगम कहाँ पे होता है? थर्ड संगम होगा मदुरै में भी होगा। तो उस टाइम पे जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो कुछ महाकाव्य थे और कुछ संग्रह उपलब्ध है। कुछ महाकाव्य ऐसे हैं, शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखलाई हो गया, ऐसे कुछ एविडेंस है जो उस टाइम पे मिले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखना, आपको देखने को मिलेगा तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे? वो मदुरै में हुआ था। अधिकांश ग्रंथ इस टाइम पे नष्ट हो गए थे। जो ग्रंथ इस टाइम पे मिले हैं वो कुछ महाकाव्य हैं, तो वो आपको देखने मिलेगा। अब संगम साहित्य में जो एविडेंस मिले, संगम साहित्य का मतलब ये होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि कवियों का सम्मेलन होता है। कवि कौन सी किताब लिखे हैं उन कवि किताबों के बारे में हम इसमें देखेंगे। किताब का मतलब ही होता है कि उस टाइम के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बारे में लिखा गया एक एविडेंस होता है, उसी किताब के बारे में हमको मिलेगा। तो संगम काल में जो हमको किताब मिलेगी थी, आपकी स्लाइड में जो सबसे पावरफुल किताब देखने को मिल रही है, लिखना है, देखने को मिलेगा। तो इसमें मिला है क्या? पहला मिला है तुल्कापियम, दूसरा एतुतोक, तीसरा पतुपातु, चौथा मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट शब्द नाम ले लेता हूँ। जैसे तुल्कापियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिल्पाधिकारम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मणिमेखलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जीवक चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसी चीज़ को, ये कुछ ऐसे किताब हैं इनके बारे में हमको जानकारी मिली है, ये जानकारी। बट इन किताबों के माध्यम से हम दक्षिण भारत की सभ्यता, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी हो, लिखित साक्ष्य जो भी है, जैसे लिखित, हस्तलिखित वर्णन या जो भी चीज़ें, वो हमको इन किताबों से मिलती है। तो जैसे तुल्कापियम में हमको क्या मिलती है? बेसिकली अगर आपको तुल्कापियम एक पुस्तक मिलती है जो दक्षिण भारत में लिखी गई कवियों द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, तो उस किताब में आपको क्या मिलेगा? अगर आपको उस किताब को पलटा के देखोगे तो उसमें तुल्कापियम में आपको क्या मिलेगा? तो तुल्कापियम में आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक व्याकरण मिलेगा, जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, अंग्रेजी व्याकरण हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, ऐसे ही द्रविड़ भाषा की जो भी व्याकरण होंगी कहाँ पे मिलेगी? तुल्कापियम में मिलेगी। उसके सामाजिक, राजनीतिक जानकारी मिलेगी। उस समाज के पर्टिकुलर, जिस समाज के, उस दक्षिण भारत के समाज के बारे में जो भी सामाजिक राजनीतिक जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ पे मिलेगी? तुल्कापियम में मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत में आपको जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? आप अर्थशास्त्र उठाओगे या तो आप बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है उसको उस पर आप डिपेंड होगे। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उस पर आप डिपेंड रहोगे। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं आप उसे देख लो एक बार, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक ऐसी ही चीज़ें तुल्कापियम काम करी है। उसके बाद एतुतोक लिखा हुआ है, एतुतोकी में इसमें 8 ग्रंथों का संग्रह है। पतुपातु में 10 कविताओं का संग्रह है। कविताओं का बस ये बेसिकली कविताओं का मतलब ही होता है कि कहानियों और कविताओं का मतलब होता है भूतपूर्व घटित घटना को वर्णन करना, भूतपूर्व घटित घटना का वर्णन करना। जैसे
इससे पहले मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य में बात करके वर्णन करके बताया, ठीक है। इसके बाद एक और जो आपकी किताब है उसमें लिखा है महाकाव्य, जो महाकाव्य। अब मैं ये बोल दूँ दक्षिण भारत को छोड़ो, उत्तर भारत की महाकाव्य का नाम बोलो, महाकाव्य कौन से हैं, तो महाकाव्य खंड काव्य कौन से हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। उन महाकाव्य खंड काव्य से हम ले रहे हैं। जैसे मैं एक बता दूँ, आरण्यक उपनिषद हो गया, ब्राह्मणक उपनिषद हो गया, फिर नारद हो गया, नारद स्मृति हो गया, मनु स्मृति हो। अब भाई आप उत्तर भारत की जितनी भी चीज़ें आप वर्णन कर रहे हो, तो आप महाकाव्य, महापुराण, उपनिषद, आरण्यक से ले रहे हो ना। तो दक्षिण भारत में जानकारी के लिए आपको इस पर डिपेंड होना पड़ेगा, ये अब नेसेसरी है। शिल्पाधिकारम आपको पढ़ना पड़ेगा, मणिमेखलई आपको पढ़ना पड़ेगा, तुल्कापियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसमें आपको क्या बोलते हैं, मणिमेखलई, जीवक, चिंतामणि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर दक्षिण भारत के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उत्तर भारत के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, जो भी आरण्यक है, स्मृति हो गया, वेद हो गया, ये आपको पढ़ना है तो आप उत्तर भारत को जानोगे। पर दक्षिण भारत को जाने के लिए आपको पास तो यही बस एक एविडेंस है, तो ये आपको कॉमन सेंस है आपके पास। जैसे मैं बात करूँ महाकाव्य शिल्पाधिकारम में, इसकी जो रचयिता है इलांगो अधिकल है। अगर मैं बात करूँ कि वेद व्यास किस चीज़ के रचयिता हैं, तो वही चीज़ है, इलांगो किस चीज़ के रचयिता है, शिल्पाधिकारम। तो वेद व्यास किस चीज़ के हैं वो आप देख लो। मणिमेखलई, तो ये इसमें लिखा हुआ है, इनके जो रचनाकार है उनके नाम लिखा है, शीतल लय सतनार है, इसमें लिखा हुआ है। फिर जो अन्य एविडेंस हैं दक्षिण भारत में जानने के लिए, उसमें है मेगस्थानीस का पहले ही मौर्य और मेगस्थानीस के बारे में पहले ही हमारा वर्णन है। स्टोव है, फ्लीन है, टेलोमी हो गया, अशोक अभिलेख है, कलिंग के खारवेल अभिलेख है। तो ये कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे हमको दक्षिण भारत के बारे में कुछ एविडेंस मिलते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और तुल्कापियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस स्लाइड को आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में 3 प्रमुख राजवंशों के बारे में वर्णन किया गया है, राजनीतिक इतिहास है। तो 3 प्रमुख राजवंश कौन है, चेल, चोल, पांड्य, और चेर है, चोल है, पांड्य है। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम ब्रीफ में देखें, ब्रीफ में नहीं देख सकते, शॉर्ट में देखेंगे, इसे मैं बाद में ब्रीफ कर दूंगा। जैसे मैं बात करूँ 3 प्रमुख राजवंश कौन कौन से, क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, जैसे पहला है क्रम में ही है, चेर है, चोल है, पांड्य है। तो चेर में अगर मैं बात करूँ चेर के, तो चेर जो इनका पार्टिकुलर एरिया होता है, वो पार्टिकुलर एरिया क्या है, तमिलनाडु का कांगू क्षेत्र है। तमिलनाडु के क्षेत्र में, वर्तमान तमिलनाडु अगर आप देख लो, तो उस टाइम पे 8वीं शताब्दी में किनका वर्चस्व था, चेल राज्य का था। उसके बाद इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, बज्जी थी। और इनके जो प्रतीक थे, जो चेल राज्य के जो प्रतीक था उसका क्या था, धनुष बाण, ठीक है। अब इसे आप चेल राज्य से आप किसी भी राजवंश से आपको रिलेट कर लो। अगर मैं बात करूँ चेल राज्य से, तो जैसे राजधानी है, मगध की राजधानी क्या थी, फिर मगध का प्रतीक क्या चिन्ह था, और फिर मगध का पर्टिकुलर एरिया क्या था, ये आपको वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर लो। महान इसके राजा, मगध में जो महान राजा थे तो कौन थे, तो आप यहाँ पे आप देख लो, जैसे इसके महान राजा हैं सेनगुट्टवन जो क्या थे, महान राजा थे किसके, चेर के। इनकी जो राजधानी थी क्या थी, बज्जी थी। तो मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद ये है इनके जो क्षेत्र है तो वो कौन सा है, तमिलनाडु का कांगू क्षेत्र है। तो मगध कहाँ पे था, मगध कहाँ है, बिहार में था। तो वो आपको राजगिरी, बिहार, पाटलिपुत्र ये मिलेगा। तो आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके ही चलोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूँ मगध में पावरफुल राजा कौन से, तब मगध पार्टिकुलर बहुत बड़े क्षेत्र है, पर वहाँ का पार्टिकुलर राजा कौन हो सकता है, बिम्बिसार होता है, कौन होता है, अशोक, मतलब बिम्बिसार होता है, या कोई और होता है, चंद्रगुप्त होते हैं, कौन होते हैं। तो वो राजवंश पे डिपेंड हो जाता है। तो जैसे मैं बात करूँ चेल के, पर्टिकुलर मैं चेर की बात करूँ, तो चेर वंश के जो महान शासक थे वो कौन थे, सेनगुट्टवन थे। पर अगर मैं बात करूँ और किसी भी वंश के, तो उनके पर्टिकुलर पावरफुल राजा जो होंगे तो कौन होंगे, तो उससे आप कंपेरिजन कर लो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चेर के बाद आप चोल को कंपेरिजन कर लो। जैसे चेल के बाद चेर के बाद आपको पर्टिकुलर आपको चेर क्षेत्र का पता चल गया, चेर का पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र हो गया। पर अगर मैं बात करूँ चोल का कौन सा क्षेत्र है, तो वो तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तुंगभद्रा और कृष्णा छोड़ो, बट कावेरी वाला एरिया है। फिर मैं बात करूँ इनकी राजधानी क्या थी, उनकी राजधानी जैसे बज्जी थी, तो इनकी राजधानी कौन थी, तो इनकी राजधानी उरैयूर थी, इनकी राजधानी उरैयूर थी, ठीक है ना। बाद में कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बनाते थे। उसके बाद इनका जो प्रतीक है वो बाघ था। उनका प्रतीक क्या था, धनुष एवं बाण था। किनका, चेर का जो प्रतीक चिन्ह था धनुष एवं बाण था। चोल के जो प्रमुख हैं प्रतीक चिन्ह है बाघ थे।
और कुशल नौसेना इनकी थी। उनके जो प्रमुख चेर के जो प्रमुख शासक थे वो सेनगुट्टवन थे, और इनके चोल के जो प्रमुख राजा हैं वो करिकाल थे। तो इसके ऐसे एक दूसरे से आप कंपैरिजन करके चलोगे तो आपको चले जाएगा। मैंने इसीलिए एक सीक्वेंस में रख के रखा है। अगर आप स्लाइड देखोगे, एक स्लाइड अगर आप पढ़ लिए तो आपको सेकंड स्लाइड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वही सीक्वेंस रखा है। जैसे मैं पांड्य की बात करूँ तो वहाँ पे भी रखा हुआ था इनकी राजधानी क्या थी। जैसे उनकी राजधानी क्या की थी, चेर की राजधानी क्या थी। अगर आपको देखने को मिलेगा, चेर की राजधानी आपको क्या मिलती है। जैसे चेर की राजधानी आपको मिलेगी बज्जी, उसके बाद चोल की राजधानी आपको क्या मिले, उरैयो ने मिलेगी। ऐसे पांड्य की राजधानी आपको क्या मिलेगी, मदुरै, प्रारंभिक कोरकाई थी। फिर उसके बाद मैं बात करूँ इनका प्रतीक क्या था, मछली थी। मतलब पांड्य की जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। इसके पहले जो चोल का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, उनका बाघ था। इसके बाद चेल का जो प्रतीक चिन्ह था क्या है, वो धनुष बाण है। उसके बाद इनके जो प्रमुख राजा थे नलिगोर्डन थे, ठीक है ना। उसके जो मोर पावरफुल राजा थे किसके, चोल के, तो करिकाल थे। उसके बाद चेर के जो महान राजा थे सेनगुट्टवन थे। तो ऐसे ही पांड्य के जो राजा हैं उनको आप देख लो, जो अंत्य संगम क्या इसमें लिखा है, नलिगोर्डन संगम युग का अंतिम जात शासक थे, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है, आप एक दूसरे से कंपैरिजन करो, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद आपकी तो मैं अगर आपको समझ में आता है, आप एक बार सीक्वेंस देख लो। पहली राजधानी, सबसे इंपॉर्टेंट है राजधानी। दूसरा इनका क्षेत्र, तीसरा इनके शासक, चौथा इनका प्रतीक। तो राजधानी आपको सबसे पहले चेर है, तो चेर की राजधानी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा है राजधानी इनकी, क्या है, बंजी है। इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे, केरला है, कुछ क्षेत्र तमिलनाडु में, ठीक है। इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे, धनुष बाण थे। इनके जो राजा थे वो सेनगुट्टवन थे। तो चेर के बारे में कन्फर्म। अब वही चेर के बाद आप चोल में आ जाओ। चोल की राजधानी क्या थी, राजधानी आपको उरैयर थी। चोल का जो क्षेत्र है वो कौन सा था, कावेरी डेल्टा थी। चोल के जो पावरफुल राजा थे वो कौन से, करिकाल थे। और चोल के जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे, बाघ थे। और चेर के जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे, आपके धनुष बाण थे। उसके बाद पांड्य में आ जाओ। राजधानी क्या थी, प्रतीक चिन्ह क्या थे, उसके राजा क्या थे, और उसकी वर्तमान क्षेत्र कौन था, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आपके लिखा है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। मैं पार्टिकुलर किसी एक राजवंश को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना चाहिए। न चेर, न चोल, न पांड्य। मैं पार्टिकुलर संगम वंश में जो भी चीज़ें वर्णन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर राजा के बारे में वर्णन करूँगा तब मैं बेसिकली राजनीतिक और प्रशासनिक को डिवाइड करूँगा। बट अभी आप इसमें देख लो कि पूरे दक्षिण भारत में राजवंश कैसा था, उत्तर में राजवंश कैसा था, उत्तर में वंशानुगत शासन था कि नहीं था, ठीक है। ऐसे ही आप समझ लो दक्षिण भारत में कैसा था। तो ये दक्षिण भारत में राजवंश एवं प्रशासन, तो राज्य व्यवस्था कैसा था, वंशानुगत राजतंत्र था। उत्तर भारत में सेम ऐसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। राजा की शक्ति 5 प्रमुख पदों में बांटी थी, मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। उत्तर भारत में भी ऐसे ही था। राजा को 3-4 भागों में डिवाइड करके रखा था। राजा पार्टिकुलर होता तो था बट वो प्रजा के अंडर था। बाद में मगध वगध में क्या होता है, जब पावरफुल हो जाते हैं तब ये चीज़ें नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, राजा की जो शक्ति थी 5 प्रमुख भागों में विभाजित थी। पहला होता था मंत्री, दूसरा होता था पुरोहित, तीसरा होता था दूत, चौथा होता था सेनापति, पांचवा होता था गुप्तचर। ये जो मेन है, गुप्तचर, सेनापति, दूत, पुरोहित, मंत्री, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनकी जो भूमि थी, भूमि क्या होता था, प्रमुख राजस्व का जो प्रमुख राजस्व कहाँ से प्राप्त होती थी, इनको भूमि से होती थी, सीमा शुल्क से होती थी, युद्ध की लूटपूट संपत्ति से इनकी प्रमुख राजस्व इनको मिल जाता था। कल मिला के आय का जो साधन था वो 3 था। पहला भूमि से जो राजस्व मिल जाता था, दूसरा सीमा शुल्क के माध्यम से जो राजस्व मिल जाता था, तीसरा युद्ध के माध्यम से जो लूट-फूट कर संपत्ति मिलती थी उससे इनको आय की प्राप्ति होती थी। तो इसमें जो पहला है वंशानुगत राजतंत्र था। राजा की जो शक्ति थी 5 भागों में डिवाइड थी। इनके आय के जो साधन थे 3 थे। भू राजस्व था, भूमि राजस्व जिसे सीमा शुल्क था, उसके बाद अब युद्ध में लूटी गई संपत्ति थी। फिर कानून में क्या होता था, कानून की मैं बात करूं तो इसमें सड़कें और राजमार्ग व्यवस्थित एवं डकैती रोकने का काम करती थी कानून व्यवस्था में, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपकी स्लाइड में जो आपको मिलेगा संगम वंश के बारे में, समाज के बारे में बात करेंगे। समाज के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें वर्ग जो था, वर्ग जिसे उत्तर भारत में समाज कैसा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था कि नहीं था,
ठीक है, ऐसे ही समझ लो, आपको दक्षिण भारत में आपको समाज मिलेगा। जैसे इसमें ब्राह्मण और बुद्धिजीवियों को क्या मिला जाता है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, ठीक है, ब्राह्मण होते थे। तो ऐसे ही इसमें ब्राह्मण और बुद्धिजीवी को क्या बोलते हैं, शुंडुम बोला जाता था। क्या बोलता है, शुंडुम बोला जाता है। उसके बाद ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय को क्या बोला जाता है, उत्तर में ब्राह्मण क्षत्रिय। क्षत्रिय को यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्षत्रिय का मतलब ये होता है शासन करने वाला या युद्ध करने वाला। तो यहाँ पे उनको क्या बोला जाता है, शुंडम के अतिरिक्त, शुंडुम के अतिरिक्त, शुंडुम तो ठीक है ब्राह्मण बोला जाता है, अरसर। तो क्षत्रिय को क्या बोला जाता था यहाँ पे, अरसर। क्षत्रिय को ही अरसर बोला जाता है, क्षत्रिय को ही योद्धा बोला जाता है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र। तो वैश्य किसे बोला जाता था, जो इसमें लिखा हुआ है व्यापारी का, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, और व्यापारी का नाम यहाँ पे क्या लिखा होता है, बेनीगर। बेनीगर क्या होता था, बेनीगर क्या होता था, वैश्य होकर। शूद्र का मतलब होता था बिल्लाल। बेनीगर और बिल्लाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसान, ये आपको याद रखना। बेसिकली है वही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है वही। तो ब्राह्मण को नाम इन्होंने शुंडमन दे दिया, और क्षत्रिय का नाम इन्होंने अरसर दे दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इन्होंने बेनीगर दे दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को इन्होंने बिल्लाल दे दिया। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी पर्टिकुलर वही है, शब्द बदल गए, काम वही है। उसके बाद भूमि के जो प्रकार होते थे, 2-3 प्रकार की भूमि होती थी। जैसे वहाँ पे भूमि को सीता बोला जाता था, भूमि की हल रेखा को सीता बोला जाता था। ऐसे ही भूमि को यहाँ पे 3 भागों में या 3-4 भागों में बांटा गया है। एक होती थी जिसपे कृषि हो जाती थी, जिसमें अच्छी खासी पैदावार होती थी कृषि, उसे बोला जाता है मरुदम। उसके बाद एक और होती थी जिसे जो रेगिस्तान होती थी, रेगिस्तान जैसे होती थी, रेगिस्तान जैसे, उसे बोला जाता है पलय। इसके बाद एक होते थे समुद्री वाले को बोला जाता है नेथल। उसके बाद एक होता है पहाड़ी वाले को बोला जाता है कुरीची, पहाड़ी वाले एरिया को बोला जाता है कुरीची। उसके बाद आपको मुलय मिलते हैं, मुलय मतलब होता है देहाती। तो पर्टिकुलर भूमि के जो नाम है, भूमि के जो प्रकार हैं, अगर ऐसी रेगिस्तानी है तो उसे आप क्या बोलोगे, अगर रेगिस्तानी है तो उसे बोलते हैं पलय। उसके बाद अगर वो समुद्री भूमि है तो उसे बोला जाता है नेथन। उसके बाद अगर है पहाड़ी एरिया में अगर भूमि है तो उसे बोला जाता है कुरीची। और इसके बाद एक और है जिसे बोला जाता है मरुदम बोला जाता है, कृषि वाले योग्य भूमि को मरुदम बोला जाता है। और जो देहाती होती है उसे मुलय बोला जाता है। तो है वही चीज़ें, बस नाम बदल गए हैं। ये नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, पर आप देख सकते हो एक बार। आदिम जनजातियाँ क्या होती थी, धोड़ा, एरुल, नागा और छेदर, इनकी जो पूजा होती थी इनको करते थे। दास प्रथा के बारे में हमको इसके बारे में कोई तक जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंस हम ले रहे हैं प्रमुख ग्रंथ से ले रहे हैं। शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखलाई हो गया, तुल्कापियम हो गया, इन किताबों से ही हम ये एविडेंस ले रहे हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो कह लेगा सम्मानित और बौद्धिक गतिविधियों में भागीदार करते थे। कवित्री की अगर मैं बात करूं, ओबेयर हो गया, नेचाचलर हो गया, ये कुछ ऐसी कवित्री हैं जो उस टाइम पे होती थी। फिर जीवन साथी स्वयं चुनी जा सकती थी, क्योंकि पर्टिकुलर जिसे बोला जाता है प्रेम विवाह वो हो सकता था। और इसके बाद एक और चीज़ है, विधवाओं का जीवन कठिन होता था, उच्च वर्ग में सती प्रथा का प्रचलन था। तो अगर मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करूं तो 3 चीज़ें डिवाइड है। पहला, उच्च वर्ग में सती प्रथा का प्रचलन था। भाई सती होता था, सती का मतलब होता था कि पति समाप्त तो पत्नी समाप्त। जीवन साथी ही स्वयं चुन सकती थी, मतलब लव मैरिज था उस टाइम पे। उसके बाद विधवाओं का जीवन कठिन होता था, क्योंकि पर्टिकुलर कोई मर्द नहीं होता था तो वो कठिन होता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कवित्री, जैसे उत्तर भारत की जो प्रमुख कवित्री हैं उनके नाम बताओ, वैदिक साहित्य के समय पे जो कवित्री हैं उनके नाम बताओ। तो ऐसे ही इसमें समझ लो, उबैयार हो गया, नेचलैर हो गया, और काकई पाडिनियार हो गया। तो ये कुछ ऐसी कवित्री हैं जो उस टाइम पे थी। उसके बाद मैं बात करूँ धर्म की, तो जो प्रमुख देवता होते थे उनको मुर्गन बोला जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख देवता होते थे उसे शिवलिंग में थे, तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्रमुख देवता है मुर्गन बोला जाता है। अन्य देवता हैं जिसमें विष्णु हैं, इंद्र हैं और लोग हैं, इनका भी वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रसार भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर आप स्लाइड आपको देखोगे, मैं इस स्लाइड में आता हूँ थोड़ा सा, इस स्लाइड में आता हूँ। एक चीज़ ये आप देख लो थोड़ा सा, ये चीज़ है थोड़ी सी, आप इस स्लाइड को आप देखो। मैं इस स्लाइड में आता हूँ। जैसे इस स्लाइड में आपको देख लेगा जिन बातों पर, जिन राज्यों के बारे में मैं बात कर रहा था, चोल,
चेर, पांड। तो चोल आपको कहाँ दिख रहा है? ये जो चोर वाला एरिया दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। पांड वाला एरिया आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है। तो चोल हो गया, चेर आपको ये पार्टिकुलर जो एरिया दिख रहे हैं ये चेरे हैं, और ये जो दिख रहा है ये पांड है। तो मैं इसी के पार्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, एक बार अपने मैप में अपने देख लो, चोर का सबसे बड़ा एरिया है, फिर पांड है, मतलब पांड के बाद आप चेर है, तो आप देख सकते हो इसे। तो इस स्लाइड में इसके मतलब संगम समाज हो गया। अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ इनकी, खैर अर्थव्यवस्था में हमने बात नहीं की थी, अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो कृषि क्या होता था? मुख्य व्यवसाय होता था। क्या होता था? कृषि। अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख प्रोटेक्ट करती थी कृषि, और कृषि में सबसे ज़्यादा सफल होता था चावल का। इसके बाद अर्थव्यवस्था में हस्तकलाई होती थी, जो बुनाई, धोती या बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण होता था, आभूषण निर्माण होता था। व्यापारिक और आंतरिक और विदेशी प्रमुख बंदरगाह होते थे। बंदरगाह की मैं बात करूं तो पुहारा, तोंडी, कोरकाई, अरिकामेडू, और ये कुछ ऐसे बंदरगाह हैं। अरिकामेडू से खैर रोमन सिक्के भी मिले हैं। उसके बाद फुहारा जो बंदरगाह वो भी मिला ही है, फुहारा बंदरगाह। तोंडी तो मिला ही है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था का मतलब होता था बंदरगाह से रेवेन्यू, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति दूसरे राजा को रोकता था बंदरगाह पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अब बेसिकली जितने भी माल डिलीवरी होते थे बंदरगाह के होते थे। तो 3-4 बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, पुहारा बंदरगाह, अरिकामेडू बंदरगाह, एक मुसनेरी बंदरगाह, ये मुसीरी बंदरगाह, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख काम होता था बढ़ई होती थी, जहाज निर्माण होता था, आभूषण होता था। प्रमुख व्यवसाय जो होती थी वो कृषि होती थी, और कृषि में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था चावल। इसमें और एक लिखा है प्रमुख निर्यात, जो प्रमुख चीज़ें निर्यात की जाती थी उसमें सूती कपड़े आते थे, मसाले आते थे, हाथीदांत आता था, मोती आते थे, रत्न आते थे, रत्न आयात होते थे, घोड़ा भी होते थे, सोन चांदी, ये चीज़ें आयात होती थी। जैसे आप अगर देखूँ मैं हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे सोन, चांदी, तांबा ये आयात होते थे। सोन कहाँ से आयात होता था? तो सोन जैसे कर्नाटक से, चांदी खेतड़ी से, सोन चांदी पत्थर लग्जमबर्ग वगैरह मेसोपोटामिया से थे। ठीक है, ऐसे ही समझ लो, यहाँ पे भी घोड़ा, सोन, चांदी, शराब आपका आयात होता था इस टाइम पे भी। ये चीज़ें होगी। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है संगम युग का अंत है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक संगम वंश का समाप्त हो गया। संगम वंश नहीं बोल सकते, संगम युग का। तो इसमें लिखा हुआ है कालभ्रंश ने तमिल देश में कब्जा किया और उसे अंधकार युग का कहा गया, उसे अंधकार युग कहा गया। उसके अतिरिक्त इसमें आपको जो देखने को मिला है, आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। इसमें दो कहानियाँ हैं। एक पुस्तक की दुनिया लिखा हुआ है। पुस्तक की दुनिया मतलब होता है चाणक्य आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक। जैसे शिल्पाधिकारम की मैं बात करूँ तो शिल्पाधिकारम में जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, शिल्पाधिकारम में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कवि ने कनंगी के साथ दुख किया, ठीक है ना। तो कवि ने जो कवि थे शिल्पाधिकारम को, उनके कवि को कैसे, उनके दुख को कैसे वर्णन करके रखा है। जैसे इसमें लिखा है यहाँ कवि ने कनंगी के दुख को इस तरह वर्णन किया, ओह मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकती। बचा क्या है सही, विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर, बिना धूल। इसमें खैर ये चीज़ें आपको लिखा है। तो इस चीज़ का मतलब बस इतना याद रखो। इस चीज़ का मतलब ये था कनंगी जो थी वो बहुत बड़ी पावरफुल थी। जैसे इस कहानी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इस कहानी में अगर आपको मैं कहानी पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसमें लिखा हुआ, इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इनके उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं इसमें शामिल थीं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था जिसे शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। कोवलम जो व्यापारी कहानी है वह पुहारा में रहता था। पुहारा जो बंदरगाह रहता था वो रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी पुहारा छोड़कर मदुरई चले गए और वहाँ पांड्य राजा के दरबार जोहरी ने कोवलम पर चोरी का आरोप लगा। कोवलम बेसिकली व्यापारी था, मतलब कोवलम प्रमुख राजा था, पर यह कहता है वो अपना क्षेत्र पत्नी के कहने पे अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे राज्य में जाता है जो पांड्य राज्य में होते हैं। पांड्य राजा क्या करते हैं कि
उसके दोस्त को बिना सुने ही उसको सांझे सब वो क्या होते हैं मृत्युदंड दे देते हैं। तब वो क्या होता है, कोवलम क्या होती है, वो कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है जिसमें उनकी जो कोवलम की पत्नी होती है, कनंगी होती है, वो दुख रोती हैं कि भाई एक नया आगंतुक को आप मार दिए हो, ये कैसे अन्याय है। तो बोला जाता है कि कनंगनी के श्राप से पांड्य राज्य या वहाँ के दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे उनका विनाश हो गया। तो पर्टिकुलर बस इतना मतलब होता था कि एक औरत की स्थिति, मतलब उनकी न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से राजा जो थे पांड्यचेल जो भी होते थे, इनके राजवंश क्या होते थे, नष्ट हो गए थे। तो ये चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। तो ये कहानी आप अगर पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर मैं कहानी पढ़ के और दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा। कनंगी पुहारा छोड़कर मदुरई चले गई। यहाँ पांड्य राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलम पर चोरी का आरोप लगाया। कोवलम वही व्यक्ति है था जो आया था अपनी पत्नी के साथ, और उसको कोवलम की पत्नी का नाम था कनंगी था। चोरी का आरोप लगाया और उसे राज्य में उसे प्राणदंड दे गया। कोवलम का प्राणदंड दे गया तो कनंगिनी ने डायरेक्ट बोला कि भाई मेरे पति को आप मारे हो, ये कैसा न्याय है, तो इसलिए आपका सर्वनाश होना चाहिए। तो पांड्य वंश का इसी की वजह से विनाश होता है। तो उसमें लिखा हुआ पांड्य वंश का इस वजह से विनाश नहीं होता, पांड्य वंश का जो न्यायिक व्यवस्था थी वो नहीं सही था, इस वजह से वो उसका विनाश हुआ है, ठीक है ना। फिर उसी में ये चीज़ें लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त क्या लिखा हुआ है, यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह सा वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते हो। अपने पति को बोला, जो कनंगिनी का पति था वो कोवलम, वो ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है ना। तो देख रहा, ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते। क्या यही सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना है यूं ही पड़ा है, यह कहाँ का न्याय है। गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला, इसमें जो लिखा हुआ है फूलमाला से, खैर मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो, अकेला असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है, मतलब वो डिमांड करें, क्या ईश्वर नहीं है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, क्या पर उस स्थान पर ईश्वर रह कैसे सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवबंधकों का प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है, नहीं है। तो ये चीज़ें आपको, ये कहानी बेसिकली यही बताती है कि वो कैसा ट्रीट किया जाता है। फिर इसमें लिखा है, यह एक और तमिल मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसे कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी के बारे में रचना है, जिसमें सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। कोवलम की जो पुत्री थी उसका भी वर्णन इसमें मिला है। उनकी पत्नी जो बेटी थी उनकी माधवी की बेटी थी, मतलब, तो इसके बारे में भी हमको जानेगा। तो बेसिकली कहानी का मतलब ही होता है कि जो उस टाइम पे घटना घटी है। जैसे एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड में, जैसे इस वाली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बंदर होता है, बंदर की कहानी है। तो इसे मैं पढ़ देता हूँ। बेसिकली बंदर का मतलब ही होता है कि बंदर अपनी प्रजा का रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे देता है। ये दूसरी घटना, एक उत्तरी दक्षिण भारत का अगर आप घटना देखो कि एक राजा नवबंधक को प्राण ले गया। उत्तर भारत का देखो तो एक राजा क्या होता है, अपने संरक्षण करने के लिए अपना जान दे देता है। तो इस कहानी में अगर आप देखोगे, इस कहानी को आप थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें लिखा है एक संगम बंदर का एक क्या लिखा है इसमें आपको देखना को मिलेगा। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, मैं इसे पढ़ता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, एक समय बंदर का एक महाराजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 रानियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। यहाँ आम मीठे फल के होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी के किनारे बहते बहते वाराणसी पहुँच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उससे वह आम मिला तो उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगल की देखभाल करने वाली से पूछा कि क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकता है या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गया। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्होंने मार डालने का क्या होता, बंदर को मार डालने का आदेश या फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर
आम की पेड़ियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पार कर पुल बनाया। इसके एक और छोर को तब तक पकड़ा रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार नहीं कर गई। इस पर प्रथम से वह इतना थक गया था, इस प्रयास से वह इतना थक गया था कि वह मंडनसन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की और फिर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र का दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया, हुआ हिस्सा क्यों चुना गया होगा? तो ये हिस्सा इसीलिए चुना गया कि एक राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा की तब तक रक्षा करना जब तक वो सफल ना हो जाए। तो इसीलिए दो घटनाएं दी गई, एक घटना दी गई शिल्पाधिकारम की, एक घटना दी गई इसका बंदर वाली। तो शिल्पाधिकारम देखो राजा क्या होता है ना, बंद का हत्या कर देती है, और दूसरे में होते हैं उत्तर भारत में देखो तो वो क्या काम करते हैं, एक बंदर से सीख लेते हैं। वो अपनी प्रजा को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक उसका जीवन रहता है। तो ये कहानियों का सीधा मतलब ही